नमस्कार, स्वागत है आपका देश देशांतर में। मैं हूं नीलू व्यास। पंजाब के अमृतसर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित आदिलवाल गांव में निरंकारी पंथ के सत्संग भवन में कल रविवार यानी 18 नवंबर को ग्रेनेड अटैक हुआ। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 अन्य घायल हुए हैं। यह हमला उस वक्त किया गया जब 23 नवंबर को प्रकाश पर्व होने वाला है। पूरे पंजाब में इसको लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं। निरंकारी धार्मिक डेरे के कार्यक्रम में हुए इस हमले ने 1980 के दशक की उस पंजाब की याद दिला दी जब निरंकारियों व सिखों के बीच हिंसा से पंजाब में आतंकवाद चरम पर पहुंच गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खासकर पंजाब के सुरक्षा हालात की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि हमलावरों को पकड़ने के लिए पंजाब सरकार की जांच में उसकी पूरी तरह मदद की जाए। आइए समझते हैं कैसे हुआ ये अमृतसर पर आतंकी हमला, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है और क्या पंजाब 1980 के दशक की ओर रुख कर रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान आलोक बंसल जो कि डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन के हैं। स्वागत है आपका। उनके बगल में है अनिल चौधरी जी जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और राहुल जलाली जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने काफ़ी रिपोर्टिंग की है पंजाब में। आप सभी का स्वागत है इस देश देशांतर के खास एपिसोड में। और आपसे शुरुआत करेंगे अनिल जी कि ये जो आतंकी हमला पंजाब में हुआ है आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये वाकई में एक सीरियस आतंकी हमला है या ये वन ऑफ इंसिडेंट है? आप इसको कैसे देखते हैं? नीलू जी, आपने सही कहा। एक गांव में 200-250 लोग थे, सॉफ्ट टारगेट था। वहाँ पर 2 लोग मोटरसाइकिल में आए, फाटक खुले हुए थे, सीसीटीवी कैमरा नहीं था और एक ग्रेनेड फेंक के भाग गए। तो मैं इसको इतना दहशत नहीं होनी चाहिए। एक इंसिडेंट हुआ है और ये प्रयत्न है कि वहाँ सांप्रदायिक हिंसा उठाने की, जो कि आपने कहा निरंकारीज और सिखों में बीच में पहले हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन बहुत सालों से नहीं हुआ था। तो ये है, और ये मत भूलिए कि 15-20 किलोमीटर दूर पे पाकिस्तान का बॉर्डर है। वहाँ पर तो ऐसे हैं, ताकतें हैं जो कि वहाँ पे लोगों को पनाह देते हैं, पैसा देते हैं, हथियार देते हैं, कहते हैं जाके नफरा तफरी कराओ। तो यही देखना चाहिए और कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। कोई इसमें ज़्यादा ये नहीं है कि ये हुआ वो हुआ, उसका नाम ले दिया, इसका दे दिया। संस्था का अभी किसी ने किया नहीं है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे माहौल में। वो अपना मास्क पहन के आए, एक मोटरसाइकिल स्टार्ट थी, एक गया, एक ग्रेनेड फेंक के चला गया और गांव में। और वहाँ उनके जो हैं निरंकारीज के बड़े बड़े वहाँ अमृतसर में प्रोटेक्टेड हैं। उनके जो आज इस वक्त जो लीडर हैं, लेडी हैं कोई, वो भी प्रोटेक्टेड है सब। ये अब किसी हर जगह होते हैं इनके। तो आपके हिसाब से ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? नहीं होना चाहिए इसको। लेकिन आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा था कि वी नीड टू बी विजिलेंट, वी नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि ऐसे अटेम्प्ट्स बहुत सारे हो रहे हैं डिस्टेबलाइज करने के। तो क्या आप जो अनिल जी जो बात कह रहे हैं, राहुल जी, आप क्या उनसे इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पहली बात जैसे आपने कहा, आर्मी चीफ ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। वी नीड टू बी विजिलेंट एंड वी नीड टू बी केयरफुल, कि हमें इस पे नज़र रखनी चाहिए। पर ये कि हम पैनिक बटन दबा दें कि ये हो गया, ये करना भी गलत होगा। देखिए, पाकिस्तान सटा हुआ है जैसे अनिल जी ने कहा, और पाकिस्तान कई देर से पाल रहा है कि वो पंजाब में भी कुछ करवा सके। अभी पंजाब का क्या माहौल वो नहीं है जो आप 1980 के दशक से जोड़ रहे हो। ये बिल्कुल अलग पंजाब है, उससे मत जोड़िए। पर आप चौकन्ना रहिए। ये नहीं है कि पाकिस्तान कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको याद होगा रेफरेंडम 2020 जो करवाई गई लंदन में, बहुत बड़ा एक जुलूस हुआ कुछ महीने पहले, हालांकि उसका उतना इम्पैक्ट नहीं था। तो ये लगे हुए हैं, ISI लगी हुई है कि कुछ यहाँ पंजाब में भी कुछ किया जाए। पाल रहे हैं खालिस्तान कमांडो फोर्स, पाकिस्तान उन्हें ट्रेन कर रही है, बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है पर कर रही है। तो इस पे हम लोग पैनिक ना करें, पर इस पे नज़र रखे जाए कि कहीं सिचुएशन बिगड़े ना। ये बहुत ज़रूरी है। उस मामले में आर्मी जनरल ने जो कहा है सही कहा है।
अब बिपिन रावत ने एक बात और कही थी आलोक, उन्होंने कहा था कि एक्सटर्नल लिंकेजेस की वो बात कर रहे थे। एक्सटर्नल लिंकेजेस का जो एक इम्पैक्ट है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी पे, आंतरिक सुरक्षा जो हमारे देश की है उस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। उन्होंने पंजाब का ही एग्जाम्पल नहीं बल्कि उन्होंने असम का भी एग्जाम्पल दिया कि देखिए कैसे डिस्टेबलाइज हो सकती हैं चीज़ें। तो ये जो एक्सटर्नल लिंकेजेस की वो बात कर रहे थे, तो पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में और स्पेशली ये जो अटैक हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देखेंगे इस चीज़ को? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि पहली चीज ये जो हमला है इस पे हमें निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक चीज है। अगर आप देखें जो पुराना जो हिंसा का दौर पंजाब में शुरू हुआ था वो भी निरंकारी और जो सिख कट्टरपंथी थे उनके बीच टकराव से शुरू हुआ था। तो ये कोशिश की जा रही है कि फिर से उस तरीके की इन्फ्लेमेबल सिचुएशन बन जाए, विस्फोटक स्थिति बन जाए। और कई समय से आईएसआई, जितनी भी हमारे पास खुफिया रिपोर्ट है वो ये कह रही हैं कि आईएसआई काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये जो खालिस्तान का जो मूवमेंट था ये फिर से रिवाइव हो जाए। तो कई ऐसी कट्टरपंथी तंजीमें जो खालिस्तान समर्थक थी उनके सरगना जो है पाकिस्तान जाते रहे हैं। ये जो पूरा 2020 रेफरेंडम की जिसकी बात की राहुल जी ने, इसका पूरा समर्थन आईएसआई से मिला। इसकी मनी ट्रेल लोगों ने ट्रेस की हुई है किस तरीके से गई है। और एक और चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जो भारत से बाहर रह रहा है सिख डायस्पोरा, उसमें इनकी अच्छी खासी घुसपैठ रही है। हमने देखा है पहले क्या हुआ, कनाडा में कुछ गुरुद्वारों में हुआ जहां भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को बोला नहीं जाएंगे। यूके में भी कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई। तो देश से बाहर तो इस तरीके के इनके जो अटेम्प्ट्स थे वो काफ़ी समय से चल रहे थे। पर ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर आप देखें पहले भी पंजाब में 1-2 अटैक हुए, लेकिन इस तरीके से डायरेक्ट अटैक जो खालिस्तान मूवमेंट को फिलिप दे वो नहीं हुआ। एक गांव जरूर है पर राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बिल्कुल पास है, बहुत दूर नहीं है। ये बिल्कुल हवाई अड्डे के पास है। तो जो इसकी संवेदनशीलता है आप उसको भी ओवररूल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बॉर्डर बहुत पास में है। एयरपोर्ट से लगा हुआ जगह थी जहां पर ये अटैक हुआ, तो आप उसको बिल्कुल ओवररूल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और अमृतसर, जैसे कि आपको मालूम है कि अमृतसर का एक बहुत बड़ा महत्व है जहाँ तक सिख संप्रदाय है उसकी बात है। और अमृतसर जो है उसका एक जो महत्व उसको ओवररूल नहीं किया जा सकता। और अमृतसर में कोई भी इस तरीके की जो घटना हो उसका असर हो सकता है। अगर आप देखें पहली बार भी जो मेहता चौक में हुआ था, जो कुछ भी हुआ वो अमृतसर के से ही शुरुआत हुई थी। तो इसलिए इसको नज़रअंदाज करना गलत होगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो ये है वो ये है कि इस वक्त जो पंजाब में सरकार है, इस समय जो केंद्र में सरकार है, दोनों सुदृढ़ सरकारें हैं और दोनों आतंकवाद को खात्मा करने के लिए कृत संकल्प है। तो अगर आपने देखा पंजाब सरकार ने तुरंत उसके ऊपर कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने कहा पंजाब सरकार को पूरी सहायता दी जाए। तो मेरे ख्याल से इस वक्त दोनों ही सरकारें ये समझती हैं कि इस चिंगारी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए और इसको बुझाने की आवश्यकता है और उस तरह पूरी कोशिश की जा रही है। अनिल, आप आंतरिक सुरक्षा जो देश की है उससे काफ़ी क्लोजली आप जुड़े रहे हैं, लेकिन ये बात जो लोग कह रहे हैं कि खालिस्तान मूवमेंट क्या पंजाब में वापस आ सकता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो टाइम टू टाइम बार बार लोग उठाते हैं और कहते हैं कि क्या पंजाब 1980 के दशक में फिर से वापस जा रहा है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि क्या पंजाब वापस उस दशक की ओर रुख कर रहा है? नीलू जी, मैं ये बताऊंगा कि बाहर की सीधे बात किया ना, एक्सटर्नल फैक्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोशल मीडिया इसमें एक रोल काफ़ी अहम कर रहा है, पहले नहीं था। अब ये सोशल मीडिया जो है सिक्स फॉर जस्टिस वगैरह उसकी ट्रेल सारी पाकिस्तान को जाती है। वहाँ से वो हो रहा है और वहाँ गलेबल सिख यूथ जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो ड्रग्स से जुड़े हुए हैं, इनको वो कोशिश कर रहा है कि उधर ले जाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पंजाब में जो खालिस्तान मूवमेंट था जिस तरह का था वो एक इंसिडेंट से आएगा। लेकिन हाँ, विजिलेंस, यस, आर्मी चीफ ने सही कहा, हमको विजिलेंस रहना चाहिए, हर नागरिक को बॉर्डर के पास वो रहना चाहिए ये। लेकिन हम इसकी वजह से कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, सब मिलके काम करें, पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी और जो भी है ना, सब मिलके एक साथ हम आतंकवाद का सामना करेंगे, तभी होगा। पंजाब में नहीं होने वाला वो चले गए, वो लग गए ज़माने जब हुआ। और तोड़ी से कमर गिल साहब ने और सब पंजाब पुलिस ने ही तोड़ी थी कमर आतंकवाद की, वो भूले नहीं हैं।
और नहीं आएंगे, और नहीं चाहते, वो पंजाब के लोग नहीं चाहते कि आतंकवाद आए। लेकिन राहुल, एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ देखी गई थी कि किस तरह से जो जैश ए मोहम्मद का आतंकी मूसा का जो एक पूरा अल-कायदा लिंक कहा जाता है इसमें उसको, जाकिर हाँ मूसा। सॉरी, तो वो उसका जो एक लिंक नज़र आ रहा है, तो ये जो खालिस्तान कश्मीरी एंगल जो पूरा एक निकल के आ रहा है, इसको आप इसे कैसे देखेंगे? देखिए, ऐसा है कि कुछ बातें टेलीविज़न पे बोली जाती है, शायद रियलिटी से उसका लेना उतना नहीं होता है। जाकिर मूसा एक फिगर बना दिया गया है। ये सही है कि जोड़ने की बात कश्मीरी आतंक, कश्मीर बेस्ड आतंक को खालिस्तानी आतंक से ज़रूर पाकिस्तान कर रहा है और किए जा रहा है। देखिए, दोनों की जड़ें पाकिस्तान में हैं, तो वो जुड़ी हुई हैं, दोनों को ट्रेन आईएसआई कर रहा है। पर खालिद जाकिर मूसा के कांधे पे सब डाल देना, ये बात सुनने को अच्छी लगती है, क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि वो देखा गया था पंजाब में। वो अगर जाकिर मूसा का हिस्ट्री देखें तो वो कई देर से कश्मीर में रहा है, पर अभी तक कोई मेजर एनकाउंटर में उसका नाम नहीं आया है कश्मीर में। एक तो ये देखिए, तो इन बातों पे ना जाके ये जो चीज़ है कि इन दोनों आतंकियों को जोड़ना, ये जुड़े हुए हैं, जोड़ा नहीं जा रहा है। खालिस्तानी आतंकी जो है, अभी बना कोई खास नहीं है, बनाने की कोशिश है, उसे कश्मीर का आतंक जो कश्मीर में फैलाया जा रहा है पाकिस्तान से, वो दोनों जुड़े हुए हैं। तो इसे आप जोड़ने की एक कोशिश ना देखिए, ये जुड़ा है, और इसमें जाकिर मूसा आए या कोई और आए, जैश आए, लश्कर आए, ये आते रहेंगे। क्योंकि देखिए, पहले जो अटैक हुए हैं पंजाब में, पठानकोट में, वो जैश का था, ये अल-कायदा का कहा जा रहा है। तो अब वो साइन बोर्ड पे मत जाइए और ये फिगर्स पे मत जाइए। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है इन दोनों को जोड़ने की, और कोशिश कई हद तक पाकिस्तान के भीतर इन्होंने जो अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स है, कई कॉमन यूनिट्स, ट्रेनिंग ग्राउंड्स बना दिए हैं। इनकी जो ट्रेनिंग हो रही है दोनों की एक जगह हो रही है, ये कई जगह पे हो रहा है। तो ये बात कि जुड़े हुए हैं वो तो है गिवन। तो दूसरी बात कि इसको अब क्या किया जा रहा है। देखिए, ये बात सही है कि एक जो दंगे कराने, कम्युनल बेसिस पे दंगे कराने की ज़रूर कोशिश है, पर 80 और अब के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक 80 में जो हुआ था वो संत जरनैल सिंह भिंद्रानवाले के कांधे पे पूरा एक मूवमेंट को खड़ा कर दिया गया, जिसे खालिस्तान की मूवमेंट कहा जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी अब आप नहीं देखते। अभी मैं इसको रूल आउट नहीं करूंगा। कल क्या, कब, कहां क्या हो जाए कुछ पता नहीं। ये ऐसी चीज है, क्योंकि जब जरनैल सिंह भिंद्रानवाले को बनाया, जब मैं दिल्ली में था, उनका पहला कारवां यहीं से गया है। सड़क पर हम लोग देख रहे थे, ट्रकों को जाने दिया जा रहा, मैं बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा। तब किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि पंजाब 6 महीने के बाद ये हालत बनेगी, भिंद्रानवाले चले जाएगा। वो लड़ाई हो रही थी, पॉलिटिकल लड़ाइयाँ हो रही थी। आज एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, जो बंसल जी ने भी कहा है, आज एक पॉलिटिकल कंसेंसस केंद्र और स्टेट में है आतंक से लड़ने की। 80 में ये नहीं था। दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो पंजाब की मेन है, आपस में एक दूसरे के पीछे लगी हुई थी। तो वो सिनेरियो नहीं है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा दायित्व है। आज जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है, अलग अलग पार्टियां हैं, उनको एक गंभीरता से इस चुनौती को लेना चाहिए। ये चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, और जो अभी इन्होंने दिखाया है कि समझौता एक मामले में दिखाया आतंक से लड़ने में, पंजाब में आतंक से, उससे आगे बढ़ाना है, और उसकी स्ट्रैटेजी आगे आपको सोचनी है कि यहाँ ये खत्म नहीं होने वाला है, और कोशिशें होंगी, पाकिस्तान लगे रहेगा। जी, आपने दंगे का एंगल दिया कि हो सकता है कि दंगे की मंशे से ये एक अटेम्प्ट किया गया हो, एक सेक्टेरियन वायलेंस को इरप्ट करने के लिए ये बात हो सकता है हुई हो। तो क्या ये पॉसिबिलिटी भी आलोक आप देखते हैं कि मे बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेक्टेरियन वायलेंस ये हो सकता है कि ये कोशिश हो? अगर आप देखें तो ऐसा ही करने की कोशिश की गई है। जब आप एक संप्रदाय विशेष के एक समूह को टारगेट करते हैं, तो आप ये कोशिश करते हैं कि वो रिएक्ट करें, तो वो प्रतिक्रिया चाहते हैं आप, और इसी तरीके से कोशिश की गई। अगर आप देखें, पिछला इतिहास देखें, जो शुरुआत हुई वो इसी तरीके से हुई थी, हमला प्रति हमला, जिसमें निरंकारियों ने काफ़ी लोगों को मार दिया था क्योंकि उनके पास बंदूकें थीं, और उसके बाद क्या हुआ वो सारा अगर आप देखें, पूरा इतिहास देखें तो इसी तरीके था। लेकिन जैसा कि राहुल जी ने बोला, आज का पंजाब और 80 का पंजाब में बहुत फ़र्क है।
हर तरीके से। एक तो सरकार में फर्क है, क्योंकि पहली चीज तो 80 के भारत और आज के भारत में बहुत फर्क है। आज का भारत एक सशक्त भारत है, जिसे दुनिया जिसकी तरफ देखती है। आज 80 में जिस तरीके का समर्थन पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जुटा पा रहा था, उस तरीके का समर्थन आज पाकिस्तान नहीं जुटा पा रहा। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उतनी सशक्त नहीं है। पाकिस्तान जरूर कोशिश कर रहा है कि सारे भारत विरोधी तत्वों को एक साथ ले आए। जैसे अगर आप देखा हो तो आपने फोटो देखी हो, हाफिज सईद से मिलते हुए खालिस्तानी एक्टिविस्ट की फोटो घूम रही है, तो वो घूम रही है। लेकिन उसके बावजूद आज पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन उस तरीके से नहीं मिल रहा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि 80 से लेके अब तक पंजाब के कॉम्पोजिशन में फर्क हुआ है। क्या कि पंजाब का जो एजुकेटेड यूथ है काफी बड़ी संख्या में माइग्रेट कर गया है वेस्ट की तरफ। तो आज जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो गई है, क्योंकि आजकल जो वहां का जो अमीर जो किसान है वो उतना ही डिपेंडेंट है बाहर से आने वाले लेबरर के ऊपर जितना कहीं और है। और इसके कारण कई जिलों में आप देखेंगे कि अधिकांश संख्या उन लोगों की है जो यूपी और बिहार से खेतों में खेतीहर मजदूर जिन्हें हम कहते हैं, उनकी बड़ी संख्या है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के दौरान उस तरीके का जो मोमेंटम जो उनको उस टाइम मिला था वो मिल पाएगा। क्योंकि ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जब वो मोमेंटम चला था तो अकाली दल ने शुरू में कुछ मामलों में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनका समर्थन किया था। आज अच्छी बात यह है कि अकाली दल केंद्र में सरकार में है, और जो प्रादेशिक सरकार है और केंद्र की सरकार दोनों ने इस समस्या से निपटने के लिए जो एकात्मता दिखाई है वो बहुत आवश्यक है। लेकिन ये जो निरंकारी जब ये प्रेयर हॉल था जहाँ पे ये अटैक हुआ है, ऑब्वियसली एक रिलीजियस यूनिट है, और जब भी कोई रिलीजियस यूनिट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वहाँ पर इमोशनल फ्रेंजी आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि आपने एक अटैक कर दिया फिर फ्रेंजी हो गई, लोगों ने एक दूसरे पर मतलब बिल्कुल सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जाने में टाइम नहीं लगता है। तो ये जो निरंकारी संघ की जो वल्नरेबिलिटी है उस पर आपका क्या कहना है, अगर आप इसको आंतरिक सुरक्षा से जोड़ेंगे और पूरे इस हमले से जोड़ेंगे? देखिए, प्रयत्न तो किया गया है लेकिन मेरे ख्याल से विफल होगा, क्योंकि सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। पुलिस भी सक्रिय है, लोग भी जानते हैं इसके पीछे। पंजाब के लोग भी काफ़ी समझदार हो गए हैं, वो जानते हैं कि ये जो किया गया है हम लोगों को भड़काने की कोशिश की है। और जैसा कि कहा गया कि पंजाब के जो फार्मर्स थे वो तराई जाके चौगनी 5 गुनी इनकम कमा रहे हैं, वहाँ चले गए, और यहाँ पर अपने फार्मर जैसे कहा गया बिहार और यूपी के लोग आके कर रहे हैं। तो फ़र्क पड़ गया है बहुत वो। और ये देखिए वहाँ पर जो जाट सिख्स हैं जो कि मानते हैं गुरु गोविंद सिंह साहब लास्ट गुरु थे और ये थे, ये सब हर रिलीजन में स्किज़म है। कोई ऐसा रिलीजन नहीं है शायद जहाँ पर दो नहीं हो गया। तो यहाँ भी हुआ, निरंकारी सिखों के बीच में हुआ, शिया सुन्नीज़ के बीच में हुआ, और सनातन धर्म आर्य समाजी के बीच में हुआ, रोमन कैथलिक प्रोटेस्टेंट, ये है, ये चलता रहेगा। लेकिन इसमें हिंसा अगर आ गई, हिंसा लगाने का प्रयत्न है, जैसा कि पाकिस्तानी वाले छोड़ेंगे नहीं। कितने भी इंटरनेशनली कुछ वीक हो जाएं, लेकिन उनका रोज़ी रोटी यही है। पाकिस्तान आर्मी जो मज़े कर रही है पाकिस्तान में वो ख़त्म हो जाएगी अगर कश्मीर का मामला सुलझ जाए और पंजाब का मामला सुलझ जाए तो करते रहेंगे ना। वहाँ पर लोगों के वॉइस है ही नहीं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ आर्मी, अल्लाह और अमेरिका 3 एज राज करते हैं। लेकिन जब ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं हमारे देश में भी, खासकर अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ पे भी लोगों को पता है कि ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे हैं। अब जो रेफरेंडम 2020 की बात की जा रही है, ट्रफाल्गर स्क्वायर जैसी जगह पे जो मोर्चे निकाले गए थे, फिर सीख फॉर जस्टिस आया, उनका एक ग्रुप है। तो ये जो इस तरीके की फोर्सेस खालिस्तान मूवमेंट को जो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम अपने देश की आंतरिक सुरक्षा की बात करेंगे तो इन फोर्सेस को कैसे काबू में लाया जा सकता है? देखिए, ये तो हमें एक्सटर्नल लेवल पे काम करना है। और आपको मैं लंदन की ट्रफाल्गर स्क्वायर की जो आपने बात की, ये ना भूलिए कि जो अपोजिट सिखों का डेमोन्स्ट्रेशन था जो 2020 के खिलाफ था, वो इससे बड़ा था। तो कुछ तो हमने काम जरूर किया होगा, कुछ सिख भी शायद इनके साथ, बिल्कुल, तो कुछ तो जरूर किया होगा। दूसरा, ये रेफरेंडम 2020 का इम्पैक्ट पंजाब में कुछ नहीं हुआ। कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन रिस्पांस में इसके नहीं हुई पंजाब में, ये भी याद रखिए। दूसरी बात, अगर आप 80 के दशक के कुछ से देखिए, कंपेयर करिए, तो अकाली दल का जो आज जो कंपोजिशन है, जो शेप है, वो तब का नहीं है। तब अकाली दल बटी हुई थी अलग अलग खेमों में,
और कुछ खेमे खालिस्तानियों और बिंद्रान वाले जैसे पॉलिटिक्स के साथ थी, क्योंकि आपको याद होगा कई संत थे तब अकाली दल के, मैं उन सारी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। तो एक सेक्शन अकाली दल का वहाँ था, आज वो नहीं है। दूसरी बात, जहाँ निरंकारी की आपने बात की, निरंकारी को भी एक अभ्यास है 80 में क्या हुआ था। आज शायद निरंकारी समागम में वो रिस्पॉन्स नहीं होगा उस जो किस्म कि का पहले के दशक में देखा गया था। ये बहुत बड़ा। और दूसरा, अकालियों ने निरंकारियों को तो टारगेट किया, पर मजहबियों को भी किया, उन्होंने सबको किया। अकालियों ने नहीं, मैं खालिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, जो एक एक्सट्रीमिस्ट फोर्स थी। ये शुरुआत है। मैं यही कह रहा हूँ कि बिल्कुल पंजाब को वैसे ना। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, पाकिस्तान की डेस्परेशन क्यों हो रही है? कश्मीर की तरफ जाइए, कश्मीर में आतंक आज बैकफुट पे है। अभी पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं, अब देखिए कुपवारा जो अड्डा है, बारामूला, वहाँ 70% वोटिंग हुई है परसों बिल्कुल पंचायत इलेक्शन में। सो बेसिकली पाकिस्तान को वहाँ इतनी और सक्सेस नहीं मिल रही है, तो इस थोड़ा वजह से डेस्परेशन भी वो चाह रहे हैं पंजाब को धक्का दे। बिल्कुल। इसमें हमें चौकन्ना रहना है। और अफगानिस्तान में भी जो एग्जिट पॉलिसी है उसका भी तो एक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। लेकिन पंजाब में ऐसे बहुत से यूथ्स हैं जो इस समय वल्नरेबल हैं। आप अनएम्प्लॉयड यूथ्स कह लीजिए, या वो यूथ्स जिनके पास इस समय कोई ज़्यादा काम नहीं है, हो सकता है वो ड्रग पेडलिंग में हो, वो है जो ज़्यादा वल्नरेबल तबका है, जो कि जिनकी एडवांटेज उठाई जा रही है। तो उन रेडिकलाइज यूथ से आपको इस प्रोग्राम के जरिए क्या कहना है, और जो इस तरीके के हमले होते रहते हैं, आप उनसे क्या बोलेंगे? देखिए, मेरे विचार में पंजाब का यूथ रेडिकलाइज नहीं है, एक फ्रिंज एलिमेंट हो सकता है। हाँ। बट अधिकांश जो युवक हैं, एज कंपेयर टू कश्मीर बिल्कुल मिनिमल है। लेकिन एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया भी फ्रिंज एलिमेंट है। आज की तारीख में 80 या 70 की स्थिति नहीं है, लेकिन एक कोशिश जरूर की जा रही है, एक विक्टिमहुड की कोशिश की जा रही है, विक्टिमहुड की आइडेंटिटी फैलाई जा रही है। डिसीक्रेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट हुआ बीच में। तो कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो कोशिश कर रही हैं कि इस तरीके की घटनाएं हों, जिससे कि लोग जो है पोलराइज हो जाए। लेकिन अभी तक मैं ये कहता हूं कि पंजाब का जो समाज है वो इस पोलराइजेशन के खिलाफ रहा है, और वो काफी सफलतापूर्वक इस पोलराइजेशन को प्रिवेंट कर रहा है। और मेरे को लगता है कि पंजाब का जो समाज है वो समझ चुका है कि 80 के दशक में पंजाब का कितना नुकसान हुआ। एक युवा पीढ़ी के लोग गायब हो गए, कितने लोग जो अपना जो एस्पिरेशंस थी उसको पूरा नहीं कर पाए। और इसलिए आज पंजाब में किसी भी समाज का जो हिस्सा है, जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि इस तरीके की स्थितियां हों जैसे पहले हों। पर जैसे मैंने कहा कि बाहरी शक्तियां पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं, और ये एकमात्र अटेम्प्ट नहीं, इससे पहले कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ये दर्शाती हैं कि एक कोशिश की जा रही है, पुरजोर कोशिश की जा रही है कि फिर से वो समस्या उभर कर आए। और ये रेजिलियंस है पंजाब की सोसाइटी का, पंजाब की समाज का, कि वो इसको रोक रहा है। और साथ ही साथ एक अच्छी बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बहुत प्रशंसनीय कदम है कि एक राज्य सरकार जो दूसरी पार्टी की है, उसको केंद्र सरकार पूरा समर्थन दे रही है इस आतंकवाद के मुद्दे से निपटने के लिए। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात आलोक ने भी बोली, और आपको आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे कि आंतरिक जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके लिए इस समय ये कितना बड़ा चैलेंज है, उन्हें इस समय कैसे इस चीज़ को निपटना चाहिए? आंतरिक बहुत briefly सुरक्षा जानना चाहेंगे पंजाब आपसे। में और जम्मू एंड कश्मीर में उनको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ, ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है। पाकिस्तान दोनों बॉर्डर 563 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान का पंजाब के साथ, तो वहाँ पर सतर्कता बनानी पड़ेगी। वहाँ पर कान रखना पड़ेगा, आंख रखनी पड़ेगी, देखते रहना पड़ेगा कौन क्या सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, फ़ौरन उसको दबाना कोशिश करनी पड़ेगी। आपने बात करी थी विदेश में खालिस्तानी कमांडो फोर्स वगैरह की। 9/11 जब हुआ था तो मैं एम्बेसी में पोस्टेड था। खालिस्तान कमांडो फोर्स के जो जनरल्स थे, और वो जब उसकी फ़ोटो दिखाई गई, वो दाढ़ी वाला ऐसे ये बांधे हुए पगड़ी, तो वाइट अमेरिकन ने पकड़ के मारना शुरू किया। तो वो आए दौड़े एम्बेसी में, अरे इनको बताइए हम हिंदुस्तानी हैं। मैंने कहा आइए जनरल साहब, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, आइए बैठिए, बिल्कुल बताएंगे इनको आप हिंदुस्तानी हैं। तो यही है ना, माहौल बदल गया। अब वो पकड़ नहीं है।
तो जो ओवरसीज भी बिल्कुल। सिखों की पकड़ नहीं है। तो हमारे सब मेहमानों ने बोला कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, जो डर का माहौल जो कल अमृतसर के हमले से क्रिएट किया जा रहा है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ सतर्कता बनाने की इस समय ज़रूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक बंसल जी, राहुल जलाली जी और अनिल चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस देश देशांतर कार्यक्रम में आने के लिए। और आप इस पूरे प्रोग्राम को यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और हमें फेसबुक पर लिख सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और कौन सा इशू इस प्रोग्राम में और उठाना चाहिए, इसके बारे में भी हमें लिख सकते हैं। शुक्रिया और नमस्कार।